और नाज़रीन, आज जस्टिस मंदुखेल और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तिलाफी नोट भी उनके सामने आए हैं रिज़र्व सीट्स के केस को लेकर, और इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ आज जो पार्लिमानी कमेटी की जो मीटिंग्स हो रही थी, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहरहाल अपने नाम अपनी जानिब से जो नाम दिए गए वो तो सबमिट करा दिए, लेकिन साथ ही उन्होंने बॉयकॉट किया। सो इस फैसले पर भी शदीद तनकीद की जा रही है, इवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज वेल। कितनी डिफिकल्ट हो गई सिचुएशन हुकूमत के लिए और क्या वाकई में उनको मना लिया जाएगा, गुफ्तगू होगी। हमें इस वक्त ज्वाइन करें बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आप हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी उमूर। अकील साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज खोसा साहब, एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर अकील साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे और उस इख्तिलाफी नोट से जो कि आज सरफेस की है, सामने आए मखसूस नशस्तों से मुतालिक, और काफ़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस एंड इलीगैलिटीज़ थी जो कि काजी साहब ने अपने इख्तिलाफी नोट में भी मेंशन किए। मेजॉरिटी के जो शॉर्ट ऑर्डर था 12 जुलाई 2024 को, उसके हवाले से काफ़ी कुछ सामने आया है, और जो जिस्ट नज़र आती है बहरहाल वो ये है कि जो मेजॉरिटी की जो जजमेंट थी वो क्योंकि ये ऑर्डर जो है वो कंक्लूड नहीं करता, तो लिहाजा ये बाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, और लिहाजा नॉन कंप्लायंस के बाद जो है वो कोई कंटेम्प्ट के ज़मरे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं नजर आता क्योंकि केस कंक्लूड नहीं हुआ। सो आप के मौक़िफ़ को रिजर्व सीट से मुतालिक अकील साहब, बहरहाल आज तकवीत मिली है, आप हुकूमत तो बड़ी खुश होगी वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना। अगैन मैं यही कहूँगा कि जब जजमेंट आई है और ऑब्वियसली उसमें डिटेल्ड अब उनकी तरफ से भी नोट आ चुका है, जो इख्तिलाफी नोट था, और उसकी क्योंकि जजेस देखें, व्हाट वी हैव टू सी इज दैट इट्स अ जजमेंट ऑफ द कोर्ट, और उस बेंच की जजमेंट होती है, और ये नहीं हो सकता कि बाकी जजेस को दिखाए बगैर या उनको भेजे बगैर बाकी जो मेंबर्स हैं बेंच के, उसके बगैर ही आप अपनी वजाहतें जो है उनकी भी ऑब्वियसली कोई वजाहत नहीं थी। लेकिन ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सी बात है कि जो मेजॉरिटी जजमेंट के ऑथर हैं उन्होंने शेयर ही नहीं किया, और उसमें तो ये भी लिखा गया है, एंड ऑफ कोर्स इज अ लॉट दैट हैज बीन रिटन इन टर्म्स ऑफ के जजेस शुड कन्फाइन देमसेल्व्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अ लॉट ऑफ द टाइम कॉन्स्टिट्यूशन से की इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं होती, एज वी सीन इन दिस पर्टिकुलर केस एज वेल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में तो लिखा हुआ था कि 3 दिन है, वो 3 दिन 15 कैसे बने एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। तो मैं 12 दफा कह चुका हूँ कि वो 15 दिन मुझे तो ढूंढने से नहीं मिले। अब तो इवन के करंट चीफ जस्टिस साहब भी ये कह रहे हैं कि पूरी टाइम दी है उन्होंने, और उन्होंने तमाम तरह ये चीजें बताई हैं कि केस कंक्लूड नहीं हुआ था, और उसके साथ ना ही जो है वो अपील्स भी जब उसके वो फाइल्स हुई है वो भी नहीं सुनी गई थी, एंड सो एंड सो फोर्थ। सो किस तरह आप मतलब ये ना, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अपील्स भी टेक अप नहीं। अकील साहब, बट ये वाकई में आर्टिकल 189 जो कि कहता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाइंडिंग होते हैं, ये ऑर्डर वाकई में बाइंडिंग नहीं है? देखिए, इफ एनी ऑर्डर, देयर आर मेनी जजमेंट्स ऑफ कोर्स जो कहती है कि अगर आइन और कानून के मुताबिक नहीं है तो फिर ऑब्वियसली पाबंदी नहीं होती, और ये इफ इट्स सो अपैरेंट टू द नेकेड आई एज वेल, लाइक आई हैव सेड एन एग्जांपल ऑफ दिस इज 3 days और वो 15 दिन कैसे, एंड देन ऑब्वियसली हैंडिंग आउट द मेंबरशिप्स योरसेल्फ इज अनदर एलिमेंट दैट्स ऑब्वियसली पार्ट एंड पार्सल जजमेंट या ऑर्डर। तो ये नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली इदारों को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के ही काम करना है और उसी डोमेन में ही काम करना है और करना चाहिए। ये भी चीजें आपके सामने हैं। ऑब्वियसली अगर सो अपेरेंट दैट द जजमेंट और द ऑर्डर सफर्स फ्रॉम लीगल प्रोविजंस के मुताबिक नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के मुताबिक नहीं है, एज इट माइट बी सो अपेरेंट टू इवन अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो फिर वो आपके सामने ही है। So whereas अकील साहब, गुज़िश्ता हफ्ते इन्हीं 8 मेंबर जो बेंच था, जो मेजॉरिटी जजेस थे, उन्होंने एक और जो सेकंड क्लैरिटी सामने आई थी और वजाहत कर दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसी एप्लीकेशन के को मद्देनज़र रखते हुए, और कहा गया था कि ये एक फाइनल क्लैरिटी होगी, और उसके बाद उनको बोला गया था बल्कि उसमें कि ये इस पर इम्प्लीमेंट होगा इस ऑर्डर पे। तो हमें नज़र आ रहा है कि अब ये मजीद जो है ये मामला जो है वो तूल इख्तियार करता हुआ दिखाई देगा। बट खोसा साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाइंडिंग आर्टिकल 189 के तहत बाइंडिंग नहीं है?
बिल्कुल बाइंडिंग है जी, बिल्कुल। और मेजॉरिटी फैसला बाइंडिंग होता है, माइनॉरिटी नोट तो इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द डिसेंटिंग ओपिनियन, और इट इज नॉट बाइंडिंग। मुझे एक ये नहीं समझ आती बात कि एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं खुद इख्तलाफी नोट्स को जो है बड़ी अहमियत देते हैं, और उसके ऊपर ये बार बार नोट पर नोट देते हैं, मगर एट द सेम टाइम इनको वजाहतों पर जो है ऑब्जेक्शन है। और वैसे चीफ जस्टिस साहब को अब रुखसत के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, इस तरह की कंट्रोवर्सीज करना छोड़ देनी चाहिए। बट आपको इनको सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट the Honorable Chief Justice has going on his mind, but this is of no value. Right, Akil Saab, how difficult have things become for the government following Pakistan Tehreek-e-Insaf's boycott of the meeting? ये parliamentary meeting जो हो रही थी, जिसमें बज़ाहिर सामने तो आया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने नाम दे दिए हैं चीफ जस्टिस साहब की अपॉइंटमेंट से मुतालिक, लेकिन फिर उन्होंने बॉयकॉट कर दिया इस अमल को। देखिए, मैं ये आपको जरूर कह सकता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है उसमें पूरा प्रोसीजर दिया गया है और बताया गया है कि अगर कोई वैकेंसी अराइज होती है और वैकेंसी एग्जिस्ट करती है, देन दिस शुड नॉट हैव एनी बेयरिंग इफेक्ट ऑन द मेजॉरिटी डिसीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटी। अब ये है कि अगर वो पूरे प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं और अभी इफ दे डिसाइड to not be part of this at this 11th hour और एक और delaying tactics करना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इस पूरे प्रोसेस को डिले करें, this will have no effect on the proceedings of the committee। हालांकि हमारी हतुल इम्कान कोशिश है, मैं आज अभी पार्लियामेंट में भी पहले मौजूद था, तो उधर भी हमारी कोशिश है कि इनको मनवाया जाए, और अब कमेटी का जो है इजलास वो थोड़ी देर में हो जाएगा। लेकिन क्या हुकूमत ने मौलाना साहब से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मना लिया जाए, क्योंकि जहां पर आईनी तरमीम से मुतालिक भी मौलाना साहब भी कामयाब हुए थे तहरीक इंसाफ को एटलीस्ट अलाइन करने में, सो आप लोग ने कोई उनसे रुजू किया कि उनको वापस से लेकर आ जाए कमेटी में? देखिए, मेरे ख्याल से पीटीआई वाले या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले वो खुद अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं मौलाना साहब को कि मौलाना साहब उनकी नुमाइंदगी करें इस कमेटी में, तो वो मौलाना साहब को अब सियासत खेल रहे हैं, या मे बी कुछ मुलाकातों में सियासत सीख ली हो। अब ये सारी एक्सरसाइज होने के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद, अब जब चीफ जस्टिस के ऊपर उनकी सिलेक्शन के ऊपर बात आई है कि फ्रॉम 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनमें से उनकी क्रेडेंशियल्स देखेगा ये पूरी कमेटी देखेगी, और उनकी जो दीगर चीजें तमाम तर administrative experience, legal wisdom, legal acumen, and overall general जो अगर कोई administrative experience chief justice of a provincial court रहा है, या उनके decisions जो हैं, उन तमाम तर चीज़ों को, ऐसे notable कोई decision है, इसको कमेटी एग्जामिन करेगी, लेकिन उस कमेटी का भी हिस्सा नहीं बनना चाहते। And if at the end of all of this, Mansoor Ali Shah Saab, you know, of course, is then recommended to be the Chief Justice of Pakistan, where will PTI stand? I mean, ये तो obviously नहीं कहा जा सकता कि कौन होगा, क्योंकि तीनों में से जिस किसी के भी, all 3 of them, let me tell you this much, are actually very strong candidates। तो एक को दूसरे के ऊपर आप जो तरजीह देंगे, वो जाहिर बात है उनकी एक जो एक्लेड्स हैं एकेडमिक और अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ लाइक एक्सपीरियंस के हवाले से, उनके फिटनेस वाले से, दीगर चीजें, बड़ा मुश्किल एक मरला और फैसला होगा इस कमेटी के लिए, बिकॉज ऑल 3 of them have stellar record, not just in academically but also in practice and as well as being on। राइट वकील साहब, मैं यही बात खोसा साहब की तरफ लेके जाना चाहूँगी। खोसा साहब, आपकी आर्टिकल 175(8) की जो तीसरा क्लॉज जो है, क्लॉज नंबर 3, उसकी इंटरप्रिटेशन आपकी क्या है इस हवाले से? अगर तो एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब डिक्लाइन करते हैं, तो वुड इट जस्ट बी अ मैटर ऑफ चूजिंग बिटवीन द रेस्ट ऑफ द टू? जो अमेंडमेंट लाए हैं ये, उसके तहत तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर जो सेकंड, जो बाकी रिमाइंडर ऑफ द 2 हैं, उनमें से जो भी कमेटी डिसाइड करेगी वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। बट अगर उनमें से भी एक डिक्लाइन कर देता है तो फिर ये नेक्स्ट 2 में से होगा, और नेक्स्ट 2 में से अगर एक डिक्लाइन कर देता है तो फिर कोई भी नहीं होगा, फिर उसके अगला होगा। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ
इस बात को कि इन तीनों के कैंडिडेचर को बड़ा हाईली रेट कर रहे हैं बैरिस्टर अकील। बट अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये तो अदालत जो आपने छोड़ दी है बेचारी सुप्रीम कोर्ट, ये तो खाली फोरम ऑफ फैक्चुअल इंक्वायरी रह गया है। सारी पावर्स जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल उठा के दे दी है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि इतने 3 स्टेलर नामों में से हम फैक्चुअल इंक्वायरी के लिए इन तीनों में से एक नाम चूज कर लें और बाद में हम दूसरी कोर्ट के लिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए, बेंच के लिए, जिसमें सारे कंटेंशियस इश्यूज ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट, उसमें हम किसी इनसे किसी भी कमजोर कैंडिडेट को चूज करें तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होगी। और सबसे वैसे तो ऑन द फेस ऑफ इट भी अगर आप इस कमेटी की कॉम्पोजिशन देखें, इसमें से अगर आप पीटीआई के 4 मेंबर्स निकाल भी दें तो ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्ट्री मेरा ख्याल है कर रहे हैं। जी। तो क्या वो हेड करेंगे? डिफेंस मिनिस्ट्री हेड कर रही होगी पार्लियामानी कमेटी को। एहसन इकबाल साहब जो है ये भी इलेक्शन हारे हुए हैं। नहीं, लेकिन पीटीआई ने नाम देकर फिर बॉयकॉट किया है। आपको उनकी इस मूव पे एतराज नहीं है खोसा साहब? मुझे पीटीआई की तो बहुत सारी मूव्स पे एतराज है। पीटीआई तो बेचारी इन कंफ्यूजन है बिकॉज उनके लीडर को आपने लीडर लेस करके उसको बाहर फेंका हुआ है, तो बाकी जो रिमाइंडर है वो आपस में अभी तक उनके तो और उनकी इन फाइटिंग को भी आज बड़ा हाईलाइट फ्लोर ऑफ द हाउस भी किया गया। अकील साहब जो ये तो दैट इज अ डिवाइस क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड देन यू आर क्रिएटिंग दैट डिवाइस एंड यू आर आल्सो taking credit of what is happening. This is your happening. अगर गवर्नमेंट इनको इनकी लीडरशिप के साथ इनके कांटेक्ट में रहने दे तो एक पॉलिटिकल डायलॉग कम से कम स्मूथली से चल जाएगा। ये गवर्नमेंट कंप्लेन तो नहीं कर सकती कि एक आपने उनको इनकम्युनिकाडो कर दिया उनके लीडर के साथ और फिर आप कहते हैं कि ये बाकी राइट। मैं अकील साहब, मैं आपका फाइनल कमेंट इस चीज पे जरूर चाहूंगी कि सर अब आपको नजर आ रहा है कि इसी आईनी तरमीम के तनाजुर में अब लीगल एनॉमलीज जो है वो बहुत ज़्यादा फेस होने वाली हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को लेकर। और जिस किस्म की, और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने एक केस में जो कमेंट्स रिमार्क्स देखे जज साहब के, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के, कि अब तो डिसाइड होगा कि कौन सा जो है वो केस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगी या सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर यह आईनी तरमीम का जितना क्रेडिट लिया जा रहा है सर आपकी हुकूमत की जानिब से, आज भी सेनेटर कासिम रोंजू साहब जो कि जिन्होंने वोट तो ज़रूर दिया इस आईनी तरमीम की हिमायत में, लेकिन आज वो जिस तरह से बता रहे थे कि उनको जोरावर जो शख्सियात हैं, लोग हैं, उन्होंने किस तरह से उनको यरगमाल बनाया, होस्टेज बनाकर उनको जो उनके साथ ट्रीटमेंट बढ़ता गया वो सबके सामने है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी, सलमान अकरम राजा साहब उनको कोट करे थे कि उन्होंने भी कह दिया था कि अगर हमने इत्तेफाक नहीं किया तो आगे वो लोग अपनी मर्जी करवाएंगे, आपके लोग भी जो है वो उठाए जा सकते हैं, हमारे भी लोग अगवा किए जा सकते हैं। सो ऐसी तरमीम की फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है अकील साहब? देखिए, तरमीम करना हमारा प्रोगेटिव है और हमारा ही हक है इस माहौल में। लेकिन अकील साहब, इस माहौल में तरमीम करवाई जाएगी? देखिए, अब ये सलमान अकरम राजा साहब की बात है, मौलाना साहब तो नहीं कह रहे कि अगर हम इनके साथ ना गए तो देन ऑफ कोर्स देयर वाज नो प्रेशर, देयर वाज नो कोएर्शन, देयर वाज ड्यूरेस ऑन एनीबॉडी। और जहां पे रेंजू साहब की आपने बात की तो काश क्या ही बेहतर होता कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कोई उनकी कानपट्टी पे तो पिस्तौल तो रख के तो किसी ने नहीं करवाई। वहां पे despite being on the wheelchair, he came and he actually stood. He was part and parcel of the whole exercise. वहां पे वो खड़े हुए, उन्होंने हर तरमीम के लिए खड़े होके वोट दिया। वहां पे ही कह देते कि जी मैं नहीं वोट दूंगा, क्योंकि वोटिंग का तरीका तो यही था ना कि आपने if you're in favor you will have to stand on your chair and if you were sitting and if you obviously जब against voting हुई थी तो फिर आप या खड़े हो जाते या बैठ जाते। तो अपना वहां पे भी कह देते, तो कोई आपको मना तो नहीं कर रहा था, या कोई चेयरमैन सेनेट ने या स्पीकर नेशनल असेंबली ने जबरदस्ती तो आपका वोट काउंट नहीं करना था। ऑफ कोर्स वहां पे मीडिया के लोग भी मौजूद थे और मीडिया ने भी ये तमाम तरह एक्सरसाइज देखी है, इट वाज ओपन टू मीडिया एज वेल। तो ये कतन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने हुकूमत का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने किसी एक सियासी जमात का नाम तो नहीं लिया कि मेरे पे किसने प्रेशर दिया था। क्या ही अच्छा होता कि वो उनका नाम भी ले लेते, अगर उनके ऊपर वाकईतन कोई प्रेशर था
तो वो बताते कि किसका प्रेशर था और क्यों प्रेशराइज किया जा रहा था उनको। सर लेकिन आपको पता है उन्होंने इस मुल्क में ही गुजारा करना है और जिस किस्म के हालात देखने में आए हैं उससे आंखें चुराई तो नहीं जा सकती अकील साहब। बट थैंक यू सो मच अकील साहब फॉर जॉइनिंग अस। खोसा साहब आखिरी सवाल आपकी तरफ लेकर आऊंगी। लॉयर्स मूवमेंट विल इट टर्न इनटू समथिंग बिग और कोई वाकई में कोई एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स जो है बड़ा किस्म का वो मुतवक्के है? You will see a very significant movement arising out of this very very soon, and I can tell you something. Constitution देखें, जब आप इतने desperate हो जाओ अपनी हुकूमत बचाने के लिए और आपको इतनी सिक्योरिटी हो जाए कि आप अपने ही बनाए हुए आईन को और जिन शिकों को आप खुद ही लाए हुए हैं डिफेक्शन क्लॉजेस को, उनको भी वायलेट करके कानूनन अपना इख्तियार लोगों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं जरूर जबरदस्ती के जोर पर। सर वो तो कह रहे हैं ये तो लोगों के लिए किया है, पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी थी कि तो अवामी मफाद में किया है। हमारी हुकूमतें लोगों के काम के लिए करती हैं। अगर इनको लोगों के दिलों के दुख का दर्द होता तो ये बिजली के बिलों की तरफ तवज्जो देते, ये बेरोजगारी की तरफ तवज्जो देते, ये बढ़ते हुए इखराजात और स्कूल फीस जो बच्चों से अफोर्ड नहीं हो रही, जिन्होंने स्कूलों से बच्चों को निकाल के अपने घर में इसलिए रख लिया है कि वो कमाने में हिस्सा दें, उनकी तरफ तवज्जो देते, वो अवामी मसलों का हल होता। हमने इन पार्लियामेंटेरियंस को सर जोड़कर 12 घंटे में लेजिस्लेशन पास होते हुए देखा। अब ये भी एक नया रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने और मैं यकीन से कह सकता हूं, मैं बैरिस्टर साहब की बातों से अंदाजा लगा रहा था कि अभी तक इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मुसवदा नहीं पढ़ा, हालांकि इन्होंने पास कर दिया हुआ है। तो ये पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है। इन अ बेटर डे आई विल एडवोकेट कि ये पार्लियामेंट का ऑडिट होना चाहिए। इतने अरबों रुपए हम पार्लियामेंट पे खर्च करते हैं, इनको हम सिर्फ कानून साजी के लिए भेजते हैं। ये यहाँ पे अरबों खरबों सर अब ये इसके अलावा और इसी कानून साजी जो हालिया कानून साजी के तनाजुर में अब आपने झलक तो देख ही ली। बैरिस्टर अकील साहब भी शो पे अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से जजेस की स्टेलर प्रोफाइल्स का जिक्र कर रहे थे, अब जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है अब इन्हीं के हाथों में है जजेस की, जो कि हमें आगे आने वाले वक्तों में नजर आएगा इसी तरह से। थैंक यू सो मच। एंड व्हाट विल बी शेमफुल इज कि ये इतने स्टेलर जजेस हैं, ये 3 जो सीनियर मोस्ट हैं, मगर जब आप आईनी बेंच बनते हुए देखेंगी तो इनमें से किसी को भी उधर नहीं लेंगे। ये इट विल बी सो शेमफुल अनफॉर्चुनेटली। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से जो नेचुरली अपॉइंटमेंट्स होंगी उसमें भी वही कमीशन जो है वो अपॉइंटमेंट करेगा जिसमें गवर्नमेंट की डोमिनेशन जो है वो ज्यादा नजर आएगी। बट थैंक यू सो मच खोसा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शहबाज साहब एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी उमूर, इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और नाज़रीन इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।